चलो भाई, तो लेक्चर 1 हम कल देख चुके थे और लेक्चर 2 आज देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 ही है, जिसमें हम लोग कल डिजिट अंक के बारे में चर्चा कर लिए थे, प्राकृतिक संख्या के बारे में चर्चा कर लिए थे, सम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये जितना था हम तमाम चीज़ें देख चुके थे। आज वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, सम्मिश्र संख्या होती है, सम्मिश्र संख्या पहले देखते हैं। तो सम्मिश्र संख्या को ही हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम लोग माइनस रूट के अंदर लिखते हैं, रूट के अंदर में माइनस होती है। तो माइनस रूट में -1 बराबर होता है आयोटा, इसे हम लोग आयोटा द्वारा डिनोट करते हैं। I4 इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसी संख्या को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। तो ये हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ये हम लोगों को 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, ये 11th में पढ़ना है और 12th में पढ़ना है, ठीक है। हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या वे होती है, वैसी संख्या होती है जिसको हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा कल भी चर्चा किए थे, ठीक है। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटते हैं, पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ P और Q क्या हो, एक पूर्णांक हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा Q बराबर नॉट जीरो। P और Q पूर्णांक कहने का मतलब क्या हो, पूरा पूरा अंक हो। हम थोड़ा सा आगे पूर्णांक के बारे में चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखें। तो परिमेय संख्या क्या है? तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q बराबर नॉट जीरो, यानी कि Q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के लिए देखें तो 4/7 -2/3 √4, रूट के अंदर भी ये परिमेय संख्या होता है, क्योंकि जिसका वर्गमूल निकलता है वो भी एक परिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, शून्य। अगर जीरो की बात करें तो जीरो भी एक परिमेय संख्या के कैटेगरी में आता है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या के कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। तो P/Q, अगर P/Q की बात करें तो P और Q पूर्णांक हो। देखिए P का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे देखें तो 4 P का काम कर रहा है और नीचे Q 7 Q का काम कर रहा है। तो P भी 4 है और P जो कि पूरा पूरा अंक है 4, और 7 भी पूरा पूरा अंक है। तो P भी और Q दोनों पूर्णांक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन Q में नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या अगर 4 है जैसे और नीचे में जीरो है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए √2 हो गया, -2/√3 हो गया, और पाई ETC, यानी पाई भी एक क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या ही होता है। पाई भी एक क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इतना तक क्लियर है भाई। तो आगे हम पूर्णांक के बारे में डिटेल में जानते हैं, क्योंकि पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या का ही पार्ट होता है। तो पूर्णांक के बारे में हम अभी जस्ट जानेंगे, ठीक है भाई। थोड़ा सा 1 मिनट, वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना तो अदरवाइज आप लोगों को PDF प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम PDF पे। टॉपर प्लस मेरा YouTube चैनल का नाम है, उस पर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और उसी पे सारा मैथ का वीडियो मिलेगा, एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक। तो अब देखेंगे पूर्णांक, क्योंकि परिमेय संख्या का ये एक पॉइंट होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होती है? देखिए भाई, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक मेनली देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन पूर्णांक होती है? एक होती है धनात्मक पूर्णांक, एक होती है धनात्मक पूर्णांक, एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होती है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, ठीक है। इसको हम संख्या रेखा से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 0, अगर राइट साइड में जाए तो 1 2 3
4। ये जो हो गया इधर वाला, इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर इसका लेफ्ट साइड में आए देखा जाए तो -1, -2, -3, -4 और भी जा सकता है। ये जो आएगा वो नेगेटिव इंटीजर आएगा, जिसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। अगर इसको देखा जाए तो ये होता है शून्य पूर्णांक, जिसको हम लोग जीरो इंटीजर बोलते हैं, जीरो इंटीजर्स, ठीक है भाई। तो पूर्णांक आप लोग देख लिए क्या होती है पूर्णांक, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है निगेटिव इंटीजर और एक होता है जीरो इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होती है, तो प्लस में जितने भी होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक, माइनस में जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक जीरो जो होता है वो शून्य पूर्णांक की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इतना तक हो गया है। अब आगे हम सीखेंगे क्या, तो अगला मेरा टॉपिक है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। इतना हो गया तो आप स्क्रीनशॉट वीडियो को रोक करके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो ये क्या है, तो ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम HCF निकालने की एक विधि है, मान सकते हैं। क्या है, तो HCF निकालने की एक विधि है, HCF निकालने की एक विधि है, निकालने की विधि है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे, ठीक है। इसको समझते हैं एक उदाहरण के बेस पे हम इसको समझते हैं। जैसे 2 से हम किसी संख्या में भाग देते हैं, 5 कोई संख्या है जिसको 2 से हम भाग देते हैं, तो 2 दूना 4, शेष बचा 1, ठीक है। ये जो बचा, अब हम इसको बारी बारी से देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो इसको हम लोग सब कुछ जानते हैं, बचपन में सीखे थे सब कोई कि ये होता है शेषफल, ये होता है भागफल, ये होता है भागफल, ये होता है भाज्य, और जिससे भागा देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक, जिसमें भाग देते हैं उससे भाज्य, और जो भाज्य जितने मर्तबे में कटता है, यानी भाज्य जितने मर्तबे में कटता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं, और जो लास्ट में बचता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे बता देते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ठीक है। भाजक को हम डिनोट करते हैं क्या से, और भाज्य को हम डिनोट करते हैं क्या से, और शेषफल को R से डिनोट करते हैं, भागफल को Q से डिनोट करते हैं। और अगर देखा जाए भाज्य और भाजक, तो भाज्य क्या होती है, बड़ी संख्या A, और भाजक छोटी संख्या B। यहाँ वाला हमेशा छोटा संख्या मिलेगा आपको, और यहाँ वाला आपको बड़ा संख्या मिलेगा, ठीक है। तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इन्हीं 4 को का इसमें मुद्दा है, ठीक है। इसमें एक फार्मूला, इसी से एक फार्मूला क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो A बराबर BQ प्लस R होता है, A बराबर BQ प्लस R। और यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जिसमें अगर हम देखा जाए तो इसका जो शेष होगा, चाहे तो ये 0 से, यानी कि शेषफल जो होगा रिमाइंडर, वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो भाजक से छोटा होगा, और रिमाइंडर क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। ये क्या होगा भाई, देखिए
जो मेरा शेषफल बचा हुआ है, शेषफल चाहे तो शेषफल जो है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, देखिए शेषफल ये 0 से बड़ा है या इसके बराबर ही हो सकता है। यहाँ पे हम अगर 4 रहता तो 2 से दो मरतबे में 4 4 खत्म हो जाता, तो शेषफल 0, यानी शेषफल 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन शेषफल जो होगा हमेशा ही भाजक से छोटा होगा, भाजक से क्या होगा, छोटा। शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये एक इसमें कंडीशन होती है, ये एक क्या होती है इसमें, तो कंडीशन होती है। तो यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है HCF निकालने की एक विधि है, जिसमें क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जिसको हम लोग शॉर्ट में A बराबर BQ प्लस R कहते हैं, ठीक है। जिसमें A एक बड़ी संख्या होती है, A जिसको हम लोग भाज्य कहते हैं, B भाजक होता है, Q भागफल होता है, R शेषफल होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि यही है जिससे हम लोग HCF निकालते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम लोग HCF निकालने की विधि जानेंगे। चलिए HCF निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं एक। सत्तर तथा 125 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है। 70 तथा 125 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो चलिए हम इसको कैसे करते हैं, वो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं कि कैसे कैसे इसका क्या प्रोसेस होता है। हम लोग तो समझ गए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के क्या फार्मूला होता है वो समझ गए। अब इसका निकालने की प्रक्रिया जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे दो संख्या आपके पास दिया हुआ रहेगा, ठीक है, 2 संख्या, उसमें जो बड़ा रहेगा उसको हम लोगों को A मानना है। A बराबर 125, जो संख्या बड़ा रहेगा उसको हम लोगों को A मानना है और जो संख्या छोटी रहेगी उसको हम लोगों को B मानना है। तो A बराबर 125 और B बराबर 70, ठीक है। A जो है बड़ी संख्या और B छोटी संख्या है, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। एल्गोरिथम से क्या होता है भाई, हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या देखें तो उसका फार्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। इतना लिख लेने के बाद आप इधर कर सकते हैं क्या, भाग कीजिए 70 से, यानी छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या में भाग करना है 125। तो कितना मरतबे जाएगा भाई, 70 एकम 70, अगर 2 बार में जाएगा तो 140 हो जाएगा, इसलिए 70 एकम 70 लगाएंगे यहाँ पे। तो 5 5 कितना बचेगी, 55 मेरा बचेगा। तो देखिए A का मान कितना था यहाँ पे, सिंपल सी बात है, A का मान कितना है 125, ठीक है। A का मान 125 है, B का मान कितना है 70, Q मतलब भागफल मेरा कितना है 1, यहाँ 1 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा है तो 55, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जब तक करते रहेंगे जब तक कि मेरा यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब यहाँ फिर से चलेंगे किसमें, 70 और 55 में, यहाँ पे 70 और 55, ठीक है। 70 और 55 यहाँ बच गया, इसको लेना है, ठीक है, भाजक को लेना है 70 और 55। तो अभी A में कौन सा आ जाएगा संख्या, तो A बराबर 70 हो जाएगा और B बराबर कितना हो जाएगा
55 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा भाई? 55 हो जाएगा। बी बराबर 55 हो जाएगा। तो फिर अभी पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चलेंगे, तो फिर वही प्रोसेस, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो कई बार फार्मूला आप नहीं लिखना है, फार्मूला एक ही फार्मूला को बार बार रिपीटेंस नहीं करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ बताएंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। तो ए कितना है? 70 है, ठीक है, बराबर बी कितना है? तो 55 है। और फिर यहाँ बताए थे कि छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देना है, ठीक है। फिर एक मरतबे में लगेगा, एक मरतबे में लग जाएगा मेरा भाई। तो 10 में से जाएगा 5 तो 5 और 6 में से 5 तो 1। अब ये कितना बचा? 55। तो कितना मरतबे में भाग लगा? एक मरतबे। तो ए बराबर बी और क्यू का मान 1 और रिमाइंडर कितना बचा? 15, ठीक है, 15। तो फिर से चलेंगे, अभी ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 55 और ये 15, तो 55 ए बराबर हो जाएगा और बी बराबर कितना हो जाएगा मेरा भाई? 15 हो जाएगी, ठीक है। फिर चलेंगे तो 55 और बराबर बी क्यू, तो बी और क्यू। अब यहाँ भाग देने से पता चल जाएगा कि 15 से भाग देंगे, यानी छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है। तो 15 से 55 में भाग देंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा? 45, 45, क्योंकि 15 से 4 मरतबे लगाएंगे तो 60 हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए हम कम लगाते हैं। तो 15 तिया 45, 0, 5 में से 4 1, 10 बचा भाई। तो यहाँ शेषफल कितना आ गया? भागफल 3 और शेषफल 10, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये हमेशा चलता ही रहेगा, हमेशा, जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। अब 15 और 10 में तो ए बराबर हो जाएगा 15 और बी बराबर हो जाएगा 10, ठीक है, बी बराबर 10। तो फिर से हम यही करेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी देखा है तो 10 गुना 10 से भागा देंगे हम किस में? 15 में। तो 10 से भागा देंगे एक मरतबे में, तो बचेगा यहाँ 5, ठीक है। तो यहाँ 1 से और रिमाइंडर। चलिए भाई फिर से हम रिपीट कर देते हैं एक ही चीज़ को। क्या होता है? 70 और 125। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन में HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बड़ा अंक और छोटा को देखते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बड़ा वाला संख्या को A मानते हैं, A जो कि बड़ा वाला संख्या हो गया, और जो छोटा वाला संख्या होता है उसको B मानते हैं, ठीक है। बड़ा वाला को A और छोटा वाला को B, ठीक है। फिर लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, और उसका फार्मूला लिखते हैं A बराबर बी क्यू प्लस आर, लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? तो छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या में भाग देते हैं। तो 70 से हम भाग देंगे 125 में, ठीक है, यहाँ पे करके दिखा देते हैं। 70 से 125 में भाग देते हैं तो एक मरतबे में लगता है 70, नीचे 5 5 55, कितना बचा भाई? 55, और भागफल कितना बचा? 1, ठीक है, जिसको हम क्यों बोलते हैं, और आर ये बचा, ठीक है, और ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा देते हैं, ए के मान 125 था, बी 70 और क्यू कितना आया? क्यू 1 आया और आर 55 आया। आर कितना आ गया? क्यू 1 और आर 55, ठीक है। यही प्रोसेस जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम यही प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो फिर भाजक लेते हैं यहाँ से 70 और 55, ठीक है। 70 और 55 लिए तो बड़ा वाला संख्या 70 है जिसको हम लोग ए माने, और छोटा वाला 55 है जिसको हम लोग बी माने। फिर छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या में भाग देते हैं, छोटा वाला संख्या से यानी कि 55 से भाग देते हैं हम 70 में, तो एक मरतबे में जाता है। 70 को हम भाग देते हैं 55 से तो एक मरतबे में भाग जाता है, और यहाँ पे 15 शेष बचता है, ठीक है। और फिर चलेंगे 55 और 15 में, तो बड़ा वाला संख्या 55 हो जाएगा जिसको हम लोग ए मानेंगे, और छोटा वाला संख्या 15 हो जाएगा जिसको हम लोग बी मानेंगे, ठीक है। फिर यही प्रोसेस करेंगे कि छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या में भाग देंगे, यानी फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है? 55 है, बी क्यू प्लस आर तो बी कितना है? 15 है, और 15 से जब 55 में भाग देंगे तो 15 तिया 45 लगेगा, 15 तिया 45 और शेष में 10 बचेगा, क्योंकि 45 से 10 55 होता है, ठीक है। फिर वही प्रोसेस करेंगे 15 और 10 में। क्या करेंगे? 15 और 10 में करेंगे। तो 15 और 10 में करेंगे तो ए बड़ा वाला संख्या 15 हो जाएगा और छोटा वाला संख्या 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, जो कि 10 से फिर से हम करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के मान कितना हो गया? 15 हो गया, और बी के मान 10 हो गया, और जब 10 से 15 में भागा देंगे तो एक मरतबे में लगेगा, तो क्यू के मान 1, 5 शेष बचेगा, तो 5 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। और 10 और 5 फिर से चलेंगे, 10 और 5, तो बड़ा वाला संख्या 10 हो गया और छोटा वाला संख्या मेरा 5 हो गया, ठीक है। तो बड़ा वाला संख्या में फिर से छोटा वाला संख्या से भाग देंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान 10 है, बी का मान 5 है,
और 5 से भागा देंगे 10 में तो 2 मरतबे में तो कट जाएगा भाई, 2 मरतबे में तो क्यू 2 हो गया और शेष कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, शेष 0 हो जाता है, जिस भाजक से भाज्य को भागफल देने पर यानी भाग देने पर शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वही जो भाजक होता है, ये भाजक जो होता है वही मेरा HCF हो जाता है। तो यही HCF निकाल के आ गया। किसके किसके बीच, 70 और 125 का HCF कितना हो गया, तो HCF 5 हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया मेरा लेक्चर 2। लेक्चर 1 हो गया था इससे पिछले वाले वीडियो में, ये है लेक्चर 2 और इसके बाद हम आगे कल देखेंगे। इसके लिए अगर आप देखा जाए तो एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं जो कि आप बनाएंगे घर के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को लिख देते हैं भाई। देखो भाई, हम तो यहीं से काम चला लेंगे भाई, आप लोग को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे देते हैं भाई, 135 और 220। भाई 135 तथा 220 का HCF ज्ञात करें यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिदम से, यही है। तो आप लोग ये होमवर्क करके आएंगे या फिर आप करेंगे, ऐसे तो हम देखेंगे नहीं आप किए हैं नहीं, लेकिन ये आप कर लेंगे तो ज़्यादा ही बेहतरीन रहेगा। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक यू। और मेरा जो है जो चैनल है Topper+01 उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब कुछ वीडियो देखना चाहते हैं, ऑल वीडियो देखना चाहते हैं मैथ का, तो उसको सब्सक्राइब तो करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ठीक है।